नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय 9 सीखने जा रहे हैं और अध्याय 9 का ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो की जो शुरुआत है हम पेज क्रमांक 138 से करने जा रहे हैं। आप सभी को कक्षा चौथी की गणित मेला की पुस्तक आपको ओपन करना है और स्क्रीन पर आप जो पेज देख रहे हैं पेज क्रमांक 138 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी सवाल आएंगे उन्हें हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है 10 का उपयोग करके गुणा करना। प्रश्न पहला है, राधा डिब्बों में कप केक भर रही है। वह प्रत्येक डिब्बे में 4 कप केक भरती है। उसने 18 डिब्बे भर दिए हैं। भरे हुए डिब्बों में कुल कितने कप केक हैं? आप देख रहे हैं यहां पर ये 10 डिब्बों में कितने कप केक आएंगे यहां पर व्यवस्थित बताया गया है। आप इसको एक डिब्बा मान लें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 डिब्बे हो गए, ठीक है ना। 10 डिब्बे में आप देख रहे हैं एक डिब्बे में 4 कप केक हैं, ठीक है ना। नहीं बोले सर आप तो यहाँ तो 40 दिख रहे हैं। डिब्बे नहीं, ये कप केक हैं और इस आड़े को आप पूरा एक डिब्बा मानेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 8 डिब्बे हैं, तो 8 डिब्बे में देखिएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। तो 8 डिब्बे ये हो गए। अब देखिएगा इस सवाल को हल करते हैं। 18 डिब्बे में से प्रत्येक में 4 कप केक हैं, ठीक है ना। अतः कुल 18 गुणा 4 कप केक हैं। यदि हम 18 में 4 का गुणा करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कुल कितने कप केक हैं। अब यहाँ पे चूंकि प्रश्न में पहले क्या बताया, यहाँ पे 10 का उपयोग करके गुणा करना है, तो 10 डिब्बों में प्रत्येक में 4 कप केक हैं, तो 10 गुणा 4 करेंगे हम तो पता लग जाएगा हमें। देखिएगा अब यहां पर गुणा करते हैं 10 में हम 4 का, तो पहले हम 10 डिब्बे में कितने कप केक हैं ये पता कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा 4 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 ही आएगा। फिर 4 का गुणा 1 में करते हैं तो 4 एकम 4। पता लग गया हमें यहाँ पर कप केक की संख्या 40। मतलब 10 डिब्बों में कितने कप केक आएंगे? 40 आएंगे। अब बच गए 8 डिब्बे, तो 8 डिब्बे में प्रत्येक में 4 कप केक आएंगे, तो 8 गुणा 4 कप केक बराबर 4 अट्ठे कितना होता है? 32 होता है। तो यहां लिख देंगे हम 32, ठीक है ना। तो 8 डिब्बे में कितने कप केक आएंगे? 32 आएंगे। अब यहां पे देखिएगा, अब 18 डिब्बे में प्रत्येक में 4 कप केक है, तो अतः कुल कप केक की संख्या हमको यहां पर पता करना है। तो 10 डिब्बे में हमने देखा 40 कप केक थे, फिर हमने 8 डिब्बे में देखा तो 32 कप केक की संख्या पता लगी। 40 और 32 को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 0 है, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। दहाई में 3 है, दहाई में 4 है, 4 दहाई और 3 दहाई को जोड़ेंगे तो 7 दहाई। इस प्रकार से 7 दहाई मतलब 70, 70 तो 72। तो 18 डिब्बे में कितने कप केक है? 72 कप केक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से ये बॉक्स है, इस एक डिब्बे में 4 कप केक हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ग्रिड के माध्यम से बताया, यहाँ पे गोला का चिन्ह है, ये 4 जो है मतलब प्रत्येक डिब्बे में 4 कप केक की संख्या है। अब यहाँ पे जो 18 है तो 18 को यहाँ पर हमको 10 का उपयोग करना है। 10 और 8 तो 10 को यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा। 10 में 4 का गुणा किया तो यहाँ पे 40 आ गया। मतलब 10 डिब्बे में कप केक की संख्या पता लग गई 40। फिर हमने 8 डिब्बे में तो 8 में गुणा किए 4 का, तो 4 अट्ठे 32 होता है। तो 8 डिब्बे में पता लग गया कि कप केक की संख्या कितनी है? 32 है। 40 में हमने 32 को जोड़ा तो 72 आ गया। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिएगा अब प्रश्न क्रमांक 2, एक बैलगाड़ी बनाने के लिए बांस के 8 डंडों की आवश्यकता होती है। एक बैलगाड़ी, तो 23 गाड़ियों के लिए बांस के कितने डंडों की आवश्यकता होगी? चलिएगा इस सवाल को हम समझते हैं। एक गाड़ी बनाने के लिए, देखिएगा एक गाड़ी बनाने के लिए बांस के 8 डंडों की आवश्यकता होती है, तो 23 गाड़ियों के लिए
23 गुणा 8 डंडों की आवश्यकता होगी। मतलब 23 में आप 8 का गुणा करेंगे और जो संख्या आपको प्राप्त होगी वही डंडों की संख्या होगी। ठीक है ना। तो 8 डंडों वाली 20 गाड़ियों में डंडे चाहिए। तो यहां पर हमको 10 का उपयोग करना है। मतलब हमने यहां पे 20 और 3, आप देख रहे हैं ग्रिड में भी देखिएगा, ये तो एक बैलगाड़ी में डंडे की संख्या है 8। अब 23 बैलगाड़ियां हैं तो 23 यहां पे बैलगाड़ियां हैं, तो 20 यहां पे किया और 3 इधर किया। तो 20 में हम 8 का गुणा करें तो यहां पे देखिए ये 160 यहां पर डंडों की संख्या निकल के आ गई 20 बैलगाड़ियों में। फिर 3 बैलगाड़ी बच गई, 3 में फिर हम यहां पर डंडों की संख्या 8 एक बैलगाड़ी में होती, तो 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 या 24। तो 3 बैलगाड़ियों में डंडों की संख्या 24 निकल के आ गई। 160 में फिर 24 को हमने जोड़े तो टोटल डंडों की संख्या निकल के आई 184। मतलब 23 बैलगाड़ियों में 184 डंडों की आवश्यकता होगी। ये ग्रिड के माध्यम से समझा। अब यहां पे क्या करेंगे, 8 डंडों वाली 20 गाड़ियों में डंडे चाहिए, तो 20 में 8 का गुणा करेंगे। तो 20 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 का गुणा शून्य में करेंगे तो शून्य ही आएगा। फिर 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, तो 160 डंडे की संख्या निकल के आ गई। ठीक है ना। 20 गाड़ियों में 160 जो है डंडे आपको लगेंगे। अब 8 डंडों वाली 3 गाड़ियों में डंडे चाहिए, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, 3 में 8 का गुणा कर देंगे तो 8 या 24 होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर 3 बैलगाड़ियों में डंडों की संख्या निकल के आ गई 24। इस प्रकार से हमने यहां पर फाइनली पता कर लिया कि 23 गाड़ियों के लिए यहां पे जो है कितने डंडों की आवश्यकता होगी, यहां पर 184। चलिए, इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है। अब आइए हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 को हम इस प्रकार से हल करते हैं। चलिएगा, इसको बड़े ध्यान से देखिए। सवाल को देखना और पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि चित्र के माध्यम से आप इस सवाल को समझेंगे। 25 हंस और 12 भेड़ों का एक झुंड एक तालाब के चारों ओर एकत्रित हुआ है। चिप्पी छिपकली को बहुत सारे पैर दिखाई देते हैं, उसे कितने पैर दिखाई दे रहे हैं, हमें ये पता करना है। ठीक है ना। यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क है। अब हल करते हैं। 25 हंस हैं और एक हंस के 2 पैर होते हैं, तो हम क्या करें, 25 में 2 का गुणा करें। तो यहां पर 2 पंचे हो गया 10, तो शून्य यहां लिखे, 1 यहां आ गया। ठीक है ना। 2 दूनी 4 और 1 5, तो 25 हंस है और एक हंस के 2 पैर होते हैं, तो 25 में 2 का गुणा करें तो यहां पर पैरों की संख्या हमें पता लग गई 50। 25 हंस के कितने पैर हो गए, 50 पैर हो गए। अब 12 भेड़े हैं, तो एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो यहां पे हमने क्या किया, 12 में 4 का गुणा किया तो 48 यहां पर संख्या निकल के आ गई। 12 भेड़ों के कितने पैर होंगे, 48 पैर होंगे। अब यहाँ पे 50 और 48 को जोड़ देंगे तो टोटल यहाँ पर प्रश्न में पूछा कि उसे कितने पैर दिखाई दे रहे हैं, तो उसे यहाँ पर 98 पैर दिखाई दे रहे हैं। अब इसको यदि आपको ग्रिड के माध्यम से समझना हो तो उससे भी आप समझ लेते हैं। चलिएगा, अब मैं ग्रिड बनाता हूं। देखिएगा, अभी हमने इसके पहले जो ग्रिड के माध्यम से समझा है, देखिएगा अब मैंने यहां पर गोला का चिन्ह लगाया इस प्रकार से। ठीक है ना, ये देखिए, ये चलिए, ये मैंने ग्रिड बनाया। पहले हम 25 जो हंस हैं इनके पैरों की संख्या निकालते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर एक हंस के कितने पैर होते हैं, 2, और टोटल हंस कितने हैं, 25, तो हम यहां पर 20 लिखेंगे, यहां पर 5 लिखेंगे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 20 जो हंस हैं उनके पैरों की संख्या निकालेंगे। तो 20 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो यहां पर होगा 20 दूना 40। मतलब ये पता लग गया हमको 20 हंस के 40 पैर होंगे। अब बच गए 5 हंस, तो 10 का उपयोग कर रहे हैं भैया सवाल में हम, तो 5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10। इस प्रकार से अब यहाँ पे 5 हंस के 10 पैर होंगे, तो 40 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस प्रकार से ग्रिड के माध्यम से भी हमने यहाँ पर 25 हंस के कितने पैर होंगे, 50 पैर होंगे, ये हमने पता कर लिया।
अब जो है हम भेड़ वाला जो है इसको समझ लेते हैं ग्रिड के माध्यम से। अब भेड़ कितनी है ये आपको पता है, भेड़ कितनी है, 12 भेड़ है। और एक भेड़ के कितने पैर हैं, 4 हैं, है क्या नहीं। तो हम एक भेड़ के 4 पैर हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यहाँ पे लगाएंगे घोड़ा का चिन्ह। अब भेड़ों की संख्या है 12, तो पहले हम यहाँ पर 10 का उपयोग करेंगे और 2 भेड़ की संख्या इधर, तो 10 तो 12 हो गया। सबसे पहले 10 भेड़ों के पैरों की संख्या निकालेंगे हम, तो 10 गुणा 4 बराबर जे हो जाएगा 40। फिर यहाँ पर 10 भेड़ों के कितने पैर होंगे, 40 होंगे। अब 2 भेड़ और बच गई, तो 2 में फिर हम 4 का गुणा करेंगे, तो 2 चौके 8। इस प्रकार से 40 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो यहाँ पर 12 भेड़ों के कितने पैर होंगे, 48। अब यहाँ पे कुल पैर पूछा, तो ये 50 पैर जो होगा, ये 25 हंस के 50 पैर, 12 भेड़ों के 48 पैर, इसको जोड़ देंगे तो कुल 98 पैर होंगे। इस प्रकार से सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिएगा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, विद्यालय के एक सभागार की प्रत्येक पंक्ति में 8 विद्यार्थी बैठे हैं। सभागार में ऐसी 15 पंक्तियां हैं और सभागार में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमको बताना है। तो हल करते हैं। एक पंक्ति में विद्यार्थी है 8 और कुल पंक्तियां हैं 15, ठीक है ना। अब कुल विद्यार्थी हमें पता करना है, तो 15 गुणा 8 बराबर यहाँ पर 120 विद्यार्थी की संख्या आपको पता लग गई। अब आपको पता है कि 8 का गुणा जो है आप 5 में करते हैं तो कितना आएगा, 8 पंचे होता है 40, तो यहाँ शून्य आ गया। और 4 आप यहाँ पर 1 के ऊपर, 8 एकम 8, 8 में आपने 4 जोड़ा तो 12 हो गया, तो यहाँ 12 लिख दी। इस प्रकार से 120 यहाँ आ गया। अब इसी को यदि आपको ग्रिड के माध्यम से समझना हो, चलिए 10 का उपयोग करते हुए तो इससे भी आप समझ सकते हैं। चलिएगा टाइम लगेगा मगर 10 का उपयोग करना है सवाल में, क्योंकि सबसे पहली हेडिंग वही थी कि 10 का उपयोग करना है अपने को, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से अब आपको पता है कि पंक्ति में 8 विद्यार्थी बैठे हैं। पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 8 बैठे हैं, ठीक है ना। और सभागार में ऐसी कितनी पंक्तियां, 15। तो यहाँ पर हम 10 का उपयोग करेंगे, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5, यहाँ गुणा का चिन्ह। तो ये 10 और ये 5, 15 पंक्तियां हो गई। पहले हम 10 पंक्ति में कितने विद्यार्थी ये पता करेंगे, तो 10 में हम 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 धाम 80। तो यहाँ पर 10 पंक्तियां में 80 विद्यार्थी बैठे हैं। अब यहाँ पे जो है 5 पंक्तियां और बच गई, तो 5 में फिर 8 का गुणा करेंगे तो ये होता है 8 पंचे 40। इस प्रकार से 5 पंक्तियां में कितने विद्यार्थी हैं, 40 हैं। अब 80 और 40 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120। इस प्रकार से हमें संख्या पता लग गई कि सभागार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, सभागार में कुल जो है 120 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, पुस्तकों की एक दुकान के अंदर प्रत्येक बक्से में 9 पुस्तकें रखी हैं, ठीक है ना। ऐसे 14 बक्से हैं और दुकान में कुल कितनी पुस्तकें रखी हैं। अब देखिए एक बक्से में कितनी पुस्तकें हैं, 9, कुल बक्से कितने, 14। तो कुल पुस्तकें हमें पता करना है, तो 14 गुणा 9 करना पड़ेगा, मतलब कुल पुस्तकें 14 गुणा 9 है। या फिर हम ये कहेंगे जब हम 9 का गुणा 14 में करेंगे तो हमें 126 जो है यहाँ पे संख्या मिलती है और यही उत्तर होगा। दुकान में कुल कितनी पुस्तकें हैं, दुकान में 126 पुस्तकें हैं। कैसे हल किए, 9 चौके होता है 36, तो 36 में 6 यहाँ लिखे, 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 9 एकम 9, तो 9 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 12। इस प्रकार से ये 126 आंसर हमारा आ गया। मगर हम ग्रिड के माध्यम से समझना चाहें तो उसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। चलिए ये देखिए मैं 10 का उपयोग करूंगा, पहली कंडीशन यही है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये देखिए ये मैंने ग्रिड बनाया, यहां मैंने गुणा का चिन्ह। अब चलिए अब आपको पता है कि बक्से में 9 पुस्तकें रखी हैं, प्रत्येक बक्से में 9 पुस्तकें रखी हैं। तो मैंने यहां पर 9 जो है पुस्तकें की संख्या लिख दी। अब बक्से कितने, 14, 10 का प्रयोग करना है, 10 और ये 4। पहले मैं 10 बक्से में कितनी पुस्तकें हैं ये पता कर लेता हूं। तो मैं 10 में गुणा करूंगा काहे का, 9 का, तो 9 धाम 90 होता है, ठीक है ना। मतलब 10 बक्से में 90 पुस्तकें हैं।
अब मेरे पास में बच गए 4 बक्से, तो 4 में फिर मैं 9 का गुणा करूंगा, तो 9 चौके होता है 36, 9 चौके 36। अब 90 में मैं 36 को जोड़ूंगा, मतलब 4 बक्से में 36 पुस्तकें होंगी। अब 90 और 36 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 126 आएगा। ऐसे भी मैंने उत्तर पता कर लिया, ठीक है ना। तो फाइनली प्रश्न क्रमांक 3 जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4, इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। सूर्य चित्र में दिखाए अनुसार 2 प्रकार के रंगों के मोतियों से कशीदाकारी कर रहा है, उसने कुल कितने मोती लगाए? सुनहरे और सफेद रंग के मोतियों की संख्या कितनी है? चित्र में मोतियों का एक ग्रिड दिख रहा है या डिजाइन। अब यहां पे देख लीजिए 10 पंक्तियां हैं, मतलब आड़ी वाली 10 पंक्तियां हैं और 8 कॉलम है। इस प्रकार से दो दो के समूह, यहाँ पे 8 कॉलम है। अब देखिएगा एक पंक्तियां में 2 के समूह, एक पंक्तियां में 2 के समूह मतलब 8 सुनहरे मोती हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ये वाली एक पंक्ति में, सुनहरे की बात कर रहे हैं, सुनहरे मोती की, इसमें 8 मोती हैं एक पंक्ति में, मतलब 2 के समूह में। अब यहां पे आपको पता है कि यहां पे टोटल 4 समूह हो गए एक पंक्ति में, हो गए नहीं हो गए? अब एक पंक्ति में 4 समूह, दूसरी में 4, तीसरी में 4, चौथी में 4, पांचवी में पंक्ति में 4, इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति में 4-4 समूह हैं। तो 10 पंक्ति में कितने समूह होंगे? देखिए एक पंक्ति में जो है कितने समूह हैं? 4। तो 10 पंक्ति में कितने समूह होंगे? 40। अब आपको पता है कि सुनहरे मोती हमको पता करना है, तो एक समूह में मोतियों की संख्या है 2, तो हम 2 का गुणा 40 समूह में कर देंगे। 2 का गुणा समूह की संख्या जो 40 है उसमें गुणा कर देंगे, तो 40 दूना 80, मतलब यहां पर सुनहरे मोती की संख्या निकल के आ गई 80। ऐसा ही सेम है, एक पंक्तियां में 2 के समूह, 8 सफेद मोती हैं, सेम कंडीशन है, मतलब यहां पर 2 के समूह में 8 मोती हैं। कौन से वाले? सफेद वाले। मतलब एक पंक्ति में वही कंडीशन आ गई कि सफेद वाले जो है यहाँ पे 4 समूह है। अब ऐसे 10 पंक्ति में कितने समूह होंगे? 40 होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, समूह की संख्या, समूह में मतलब मोतियों की संख्या 2 है और 10 पंक्तियां में टोटल कितने समूह है? 40 है। तो 2 में 40 का गुणा करें तो हमने यहाँ पर टोटल हमें मिल गया यहाँ पे 80 मोती। अब यहाँ पे सुनहरे मोतियों की संख्या 80 पता लग गई और यहाँ पर सफेद मोतियों की संख्या जो है हमें यहाँ पर 80 पता लग गई। अब हम कुल मोती हमको पता करना है, तो 80 और 80 को जोड़ेंगे तो 160 मोती हो जाएंगे। इसको हम ग्रिड के माध्यम से भी इसको हल कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। मगर देखिए ग्रिड में करेंगे तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे कुछ नहीं, सेम चीज होगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा आप समझ जाएंगे। ये मैंने इसको ग्रिड बनाया है, ठीक है ना, ये देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने इस प्रकार से ग्रिड बनाया है, देखिए ये, ठीक। अब आपको पता है कि समूह में मोती की संख्या कितनी है? 2 है और सफेद या सुनहरे जो मोती हैं उसमें टोटल कितने समूह हैं? 40। हमको 10 के भाग में लिखना है, तो कुछ नहीं, 40 में आप जो है 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 80 संख्या आपको पता लग जाएगी। और फाइनली यहाँ पर जो है, अब इसको आप सफेद या आप सुनहरा, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। सुनहरे, सुनहरे, ठीक है ना, सोने जैसे, तो दोनों के लिए यही ग्रेड आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न क्रमांक हमारा 4 जो ये कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रत्येक गुणन समस्याओं के लिए अपनी कहानियां स्वयं बनाइए और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक जो क है, इसके लिए हम कहानी बनाते हैं। एक कक्षा में 34 छात्र हैं, यदि प्रत्येक छात्र को 3 पेंसिलें दी जाएं तो कुल कितनी पेंसिलों की आवश्यकता होगी? तो 34 में हमको 3 का गुणा करना होगा, 34 में हमको 3 का गुणा करना होगा, ठीक है ना। अब इसको हम ग्रिड के माध्यम से भी समझ सकते हैं, देखिएगा ये ग्रिड के माध्यम से भी जो है हम इसको समझ सकते हैं। गुणा तो करके बताएंगे, मगर आप ग्रिड के माध्यम से भी समझ जाइए। 10 का भाग, ठीक है ना, इस प्रकार से देखिएगा। अब इसको समझिए, एक कक्षा में 34 छात्र हैं, यदि प्रत्येक छात्र को 3 पेंसिलें दी जाएं
तो कितनी पेंसिलें प्रत्येक छात्र को? 3, ठीक है ना। और कक्षा में कितने छात्र हैं? 34 हैं। तो 34 को हम 10 के भाग में सरल करेंगे तो ऊपर 30 और नीचे 4, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 30 जो छात्र हैं उनको कितनी पेंसिलें दी जाएंगी वो पता करते हैं, उनको कितने पेंसिलों की आवश्यकता होगी। तो 30 में आप 3 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा। 3 का गुणा शून्य में करें तो 0 और 3 3 9। यहाँ पे मतलब 30 छात्रों को कितनी पेंसिलों की आवश्यकता होगी? 90। अब बच गए यहाँ पर 4 छात्र, तो 4 छात्र में हम यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 छात्र जो बचे थे उनको 12 पेंसिलों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे टोटल जब हम इसको गुणा करेंगे, देखिएगा, अब गुणा यहाँ पे करेंगे मगर यहाँ ग्रिड में हम यहाँ अलग गुणा कर रहे हैं। 90 में हम क्या करेंगे? अब 12 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और 9 और 1 ये 10। तो टोटल पेंसिलों की संख्या पता लग गई 102। अब इसको गुणा करते हैं। ये तो हमने ग्रिड 10 के भाग से पता कर लिया। 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये 1 दहाई इसके ऊपर चली गई, 3 तिया 9 और ये 1 10। तो 102 जो है पेंसिलों की आवश्यकता होगी। तो उत्तर में लिखेंगे कुल 102 पेंसिलों की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक क जो है वो कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक जो ख है इसको बड़े ध्यान से देखिए। एक माली ने बगीचे में फूलों की 5 पंक्तियां लगाई। यदि प्रत्येक पंक्ति में 75 पौधे हो तो बगीचे में कुल कितने पौधे होंगे? अब देखिएगा, यहां पे हम 75 में 5 का गुणा करके बगीचे में कुल कितने पौधे हैं ये पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, 5 हम कितना होगा? 25। तो ये 25 हमने यहां लिखा, दहाई का अंक यहां पर 7 के ऊपर लिख दिया 2, ठीक है ना। अब 5 7 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो 375, मतलब बगीचे में कितने पौधे होंगे? 375 होंगे। लीजिए, अब आप ग्रिड के माध्यम से समझिए, ठीक है ना, 10 का भाग करके लीजिएगा। अब इसको मैं सरल करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि 10 का भाग करके आपको बताना ही है, क्योंकि टॉपिक इसका पहले यही था। ठीक, ये देख लीजिए, ये मैंने इसमें गुणा का चिन्ह लगाया। ठीक, अब मैंने यहाँ पे जो है 5 पंक्तियां हैं, ठीक है ना। अब बड़ी संख्या चूंकि 75 पौधों की आ रही है तो मैं 75 को तोड़ता हूं तो यहाँ पे सबसे पहले 70 और यहाँ पर ये 5। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, 70 में क्या करूंगा, 5 का गुणा करूंगा सबसे पहले ये, तो 5 शून्यम शून्य और 5 7 35। इस प्रकार से मुझे जो है 5 जो पंक्तियां थी, मतलब जो 5 पंक्तियां थी उसमें मैंने पहले 70 पौधे, मतलब प्रत्येक पंक्ति में 75 पौधे थे। अब चूंकि मेरे को क्या करना था, 75 को उधर लेना था और 5 को इधर लेना था, है ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। अब ग्रिड में क्या होता है कि सवाल का सरलीकरण होता है, तो मैंने अब उल्टा कर दिया, 5 ऊपर लिखा 70 इधर लिखा। 70 में 5 का गुणा किया तो 350 यहाँ पर पौधों की संख्या यहाँ निकल के आ गई। फिर मैं 5 में गुणा करूंगा काय का, 5 का, तो ये हो जाएगा 25। अब मैं क्या करूंगा, 350 में 25 को जोड़ूंगा तो 375 यहाँ पर संख्या निकल के आ गई पौधों की। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक माली ने बगीचे में फूलों की 5 पंक्तियां लगाई, तो प्रत्येक पंक्ति में 75 पौधे हैं, तो बगीचे में कुल कितने पौधे हैं, तो बगीचे में कुल 375 पौधे हैं। तो ये ग्रिड में क्या होना था कि एक्चुअली 75 इधर आना था मगर 5 इधर आना था, मगर चूंकि सरल हमको यहाँ पे करना है 10 के भाग में, इसको तोड़ना था बड़ी संख्या में, इसलिए थोड़ा सा ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। कोई बात नहीं, मगर उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक ग। तो प्रश्न क्रमांक ग क्या कहता है, जरा देखिएगा। एक डिब्बे में 46 लड्डू आते हैं, तो ऐसे ही 6 डिब्बों में कुल कितने लड्डू आएंगे? तो यहाँ पे आप 46 में 6 का गुणा करते हैं तो कुल लड्डू की संख्या आपको पता लग जाएगी। देखिएगा, 6 होता है 36, तो 6 यहां लिख दिया, 3 ये दहाई के ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे 6 चौको 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। तो 276 यहाँ पर लड्डू की संख्या आपको पता लग गई। तो ऐसे ही 6 डिब्बों में कितने लड्डू आएंगे, 276। अब ग्रिड में आप इसको जमा सकते हैं, ठीक है ना। ग्रिड में आपको इस संख्या को 10 के भाग में तोड़ना होगा, ठीक है ना, ये ऊपर आ जाएगी, बस इतना सा होगा।
अब अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है, एक नोटबुक की कीमत 50 रुपए है। यदि सुमित ऐसी ही 9 नोटबुक खरीदना चाहता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो आप 50 में 9 का गुणा करेंगे, 50 में आप 9 का गुणा आप शून्य में करेंगे तो शून्य ही आएगा। फिर यहाँ पर 9 का 9 45, इस प्रकार से आपने यहाँ पे 45 लिखा। संख्या क्या पढ़ेंगे, 450। उत्तर में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, उसे कुल 450 रुपए देने होंगे। प्रश्न में क्या पूछा था, उसे कितने रुपए देने होंगे। इस प्रकार से सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको ग्रिड में भी जमा सकते हैं, 9 ऊपर आ जाएगा, आप 50 को 10 के भाग में लिखेंगे। ठीक, ये सवाल कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब विभाजन की बारी आती है, यहां से हम भाग सीखेंगे। एक कारखाने ने, प्रश्न है, अपने छोटे टेम्पो को बनाने के लिए 58 पहियों का ऑर्डर दिया। प्रत्येक टेम्पो के 3 पहिए हैं, कुल कितने टेम्पो में पहिए लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पर 58 पहिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक चरण में अपनी सोची गई विधि पर चर्चा कीजिए। टेम्पो की संख्या यदि हमको पता करना है तो 58 में हमको 3 का भाग देना होगा। मतलब टेम्पो की संख्या 58 भागित 3 है, मतलब 58 में 3 का भाग देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वही टेम्पो की संख्या होगी। ठीक, अब 10 टेम्पो के लिए 30 पहियों की आवश्यकता है। ये 30 पहिए अलग ही हैं। अब यहाँ पे 58 टोटल पहिए हैं भैया, 58 में से 30 पहिए आपने घटा दिया तो 28 पहिए शेष बचेंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ब्लैंक है ना, जो यहाँ पर 5 टेम्पो की संख्या लिखी है ब्लैंक है, आपको यहाँ पे पता करना है। अब टेम्पो में 15 पहियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर कितने टेम्पो, यहाँ पर कितने टेम्पो में 15 पहियों की आवश्यकता होगी। अब आपको पता है कि एक टेम्पो में 3 पहिए लगते हैं, तो 3 का भाग आप 15 में देंगे तो आपको टेम्पो की संख्या पता लग जाएगी। 3 पचे 15, तो 5 यहां लिखेंगे। तो 5 टेम्पो में 15 पहियों की आवश्यकता है। बचे कितने थे, 28 पहिए बचे थे। 28 पहिए में से आपने 15 पहिए फिर घटा दिए, ये वाले, ठीक है ना। ये देखिएगा, 28 में से 15 पहिए फिर घटाए तो 13 पहिए आपके पास में शेष बचे। ठीक, अब देखिएगा अगला प्रश्न फिर आता है, कितने टेम्पो में 9 पहियों की आवश्यकता होगी। तो आप क्या करेंगे, एक टेम्पो में 3 पहिए लगते हैं, 3 का भाग 9 में देंगे तो आपको टेम्पो की संख्या पता लग जाएगी। 3 तिया 9, तो 3 यहां लिखेंगे, तो 3 टेम्पो में 9 पहियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे आपके पास में 13 पहिए बचे हुए हैं, 13 पहिए में से 9 पहिए को आप घटाएंगे तो आपके पास में सिर्फ 4 पहिए शेष बचेंगे, और ये 9 पहिए भी यहाँ पे कम हो चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितने पहियों की आवश्यकता खाली स्थान टेम्पो में होगी। अब यहाँ पर 4 पहिए बचे हैं, तो 3 पहियों की आवश्यकता एक टेम्पो में होगी। अब हमारे पास में चूंकि 4 पहिए शेष थे, 4 में से 3 पहिए फिर घटा दिए हमने, तो 1 पहिया शेष रहा। अब 4 में से हमने क्या किया, अब देखिएगा 4 पहिए हमारे पास बचे, 4 में से 3 पहिए जो है यहाँ पे फिर यूज हो गए और 1 पहिया फिर यहाँ पर शेष बच गया। अब देखिएगा, क्या हम दूसरा टेम्पो बना सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा नहीं। क्या आएगा, नहीं। प्रश्न है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, इस प्रकार से, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पहिया बचा है। 58 पहियों का उपयोग करके कारखाने में कुल कितने टेम्पो बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से हमारे पास में अब ये गणितीय रूप में यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है ना। आपको चित्रात्मक रूप से ऊपर समझाया गया कि किस प्रकार से पहिए कम होते जा रहे थे, कितने शेष बच रहे थे और कितने टेम्पो की संख्या निकल के आ रही थी, ये आपने ऊपर देखा। आपके पास में एक पहिए में, सॉरी, एक टेम्पो में 3 पहिए लगते हैं, तो यहाँ पे आपने 3 लिखा है, ठीक है ना। अब आपको पता है 30 पहियों से कितने टेम्पो बने, 10 बने। 58 में से 30 घटाया, कितने पहिए बचे, 28 पहिए बचे। फिर आपने 15 पहियों से 5 टेम्पो बनाया, 15 पहियों से आपने 5 टेम्पो बनाया, 28 में से आप 15 को घटाएंगे तो 13 पहिए यहाँ पर शेष बचे। अब यहाँ पे जो है 9 पहियों से फिर आपने यहाँ पे 3 टेम्पो बनाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब 13 में से 9 आपने घटाया तो यहाँ पर 4 पहिए बचे। अब यहाँ पे 3 पहियों से आपने देखा, यहाँ पे 3 पहियों से फिर आपने 1 टेम्पो बनाए,
अब यहाँ पे 9 पहिए यूज हुए थे तो 3 टेम्पो बन गए ना। 13 में से 9 घटाया 4 पहिए बचे। अब 4 में से 3 पहियों से एक टेम्पो बनेगी तो एक टेम्पो की संख्या यहाँ लिख दी हमने। अब 4 में से 3 पहिए फिर घटाए तो एक शेषफल बचा। इस प्रकार से यहाँ पे अब इसको जोड़ लीजिए, 10 5 15 15 और यहाँ पे 3 18 18 और 1 19। इस प्रकार से 58 पहियों से हम 19 टेम्पो बना सकते हैं, एक पहिया शेष बचा है। ये बहुत सरल है। जो हमने ऊपर किया वही स्टेप है। पहले 58 पहिए थे, 30 पहियों से 10 टेम्पो बनाए, 58 में से 30 को घटाए, 28 पहिए शेष बचे। फिर हमने 15 पहिए से 5 टेम्पो बनाए, 28 में से 15 पहिए घटाया, 13 पहिया शेष बचे। फिर 9 पहियों से 3 टेम्पो हमने बनाए। अब यहाँ पर 13 पहियों में से 9 पहिए को घटाया, 4 पहिया शेष बचे। तो यहाँ पे 9 पहियों से 3 टेम्पो बन गई। अब हमने फिर क्या किया, 3 पहियों से 1 टेम्पो बनाया, 4 में से 3 पहिए कम किए, 1 पहिया शेष बच गया। इस प्रकार से हमें जो है यहाँ पे टेम्पो की संख्या पता लग गई। तो 58 पहियों से हम 19 टेम्पो बना सकते हैं, 1 पहिया शेष बचा है। 10 5 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 2। एक दुग्धशाला में बहुत सारी गायें हैं। चिप्पी छिपकली 88 पैरों को देखकर हैरान है। दुग्धशाला में कितनी गायें हैं सोचिए और अपने तरीके को उपयुक्त प्रश्न 1 के हल के तरह वाक्यों में लिखिए। अब एक गाय के पैरों की संख्या 4 है। गायों की संख्या यहाँ पे टोटल जो है आप देख रहे हैं, गायों की संख्या आपको पता करना है। अब पैरों की संख्या देखिए, एक गाय के पैर की संख्या 4 है और यहाँ पर टोटल पैरों की संख्या 88 है। तो गायों की संख्या आपको पता करना है तो 88 में आपको 4 का भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। यदि आप इसको हल करें ऐसे तो भी यहाँ पे जो है 22 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब गायों की संख्या 22 है। अब देखिए नीचे दी गई तालिका का उपयोग करके हल कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, अब इसको समझिए। पहले जो थे, अब एक गाय के 4 पैर होते हैं आपको पता है। यदि आपको कुल कितनी गाय है ये पता करना है तो आपको 4 का भाग देना पड़ेगा 88 में। अब पहली बार में यहां पर क्या करें, आपने 40 जो पैर हैं उसको कम किए तो 40 पैर में आपको पता चला कि यहां पर ये 10 गायों की संख्या निकल के आ गई। फिर आपने क्या करा, सेकेंड टाइम में फिर से यहां पर 40 पैर आपने कम किए तो यहां पर 40 पैर ये 10 गाय के हैं, 10 धाम 40 होता है। फिर 40 आपने इसमें कम किए तो अब कितने बचे, यहाँ पर 8 पैर बचे। और यहाँ पे इस प्रकार से 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर ये 2 गाय की संख्या पता लग गई और यहाँ पर 8 में से आप यहाँ से घटाएंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे आपको टोटल जो है गाय की संख्या पता लग जाएगी, 10 और 10 20 और 20 और 2 22। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल करेंगे। देखिए पैरों की संख्या पहले 40 थी, आपने क्या करा, पैरों की संख्या पहले 40 आपने यहां से कम किया तो गायों की संख्या कितनी थी 10। अब 88 में से आपने क्या किया, 88 में से आपने जो है 40 कम करेंगे तो 48 बचे। फिर आप सेकेंड टाइम में आपने फिर क्या किया, पैरों की 40 संख्या यहां से फिर कम किए तो आपको गायों की संख्या फिर 10 पता चल गई। जब आपने 48 में से फिर 40 कम किए तो फिर 8 ही यहाँ पे शेष पैरों की संख्या बची। फिर आपको पता है कि पैरों की संख्या 8 है तो गायों की संख्या यहाँ 2 आएगी तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से 2 लिखा था। अब यहाँ पे जो है 8 में से फिर आपने 8 पैर घटाया तो 0 आया। इस प्रकार से हमने इस ग्रिड के माध्यम से इस सवाल को समझा और गायों की कुल संख्या हमें यहाँ पर फाइनली जो है 22 पता लग गई। ठीक, चलिए इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। आइए हल करते हैं और ये प्रश्न है। अब इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से समझते चलिएगा। एक बड़े मछली घर एक्वेरियम में जाली मछली को अष्टबाहु मतलब ऑक्टोपस के 72 पैर दिखाई देते हैं। देख रहे हैं इस प्रकार से मछली घर में कितने ऑक्टोपस हैं, तो कुल पैरों की संख्या 72 है और एक ऑक्टोपस के पैर कितने होते हैं 8। कितने होते हैं 8। अब यहां पे देखिएगा ऑक्टोपस की संख्या 72 भागित 8 बराबर 9 ऑक्टोपस, मतलब 8 नम 72 तो मछली घर में 9 ऑक्टोपस हैं। अब देखिएगा अब यहां पे क्या करते हैं अपन, देखिएगा आपको 72 में इस प्रकार से भाग देना है
अब ऑक्टोपस में आपको पता है कि कुल पैरों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। अब आपको यहां पर चूंकि संख्या छोटी है, संख्या छोटी है, तो यहां पे उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, मगर फिर भी अब यहां पे आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी आप हल कर सकते हैं। अब यहां पे सरल तरीके से करना है तो आप इसको सरल तरीके भी से भी कर सकते हैं। मान लीजिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 री 24, 8 चौके 32। अब यहां पे देखिएगा 8 चौके 32 मतलब 4 ऑक्टोपस के पैरों की संख्या यहां पर 32 हुई। 72 में से 32 को हमने घटाया, भाई हमको वहां तक पहाड़ा नहीं आता, तो यहां पर 0 आएगा और यहां पर 4 आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर 4 ऑक्टोपस की पैरों की संख्या 32 थी। अब यहां पे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 मतलब 5 ऑक्टोपस के पैरों की संख्या कितनी है? 40 है, तो 40 में से 40 को घटा देंगे, ये 0 0 जाएगा। अब यहाँ पर टोटल जो है ऑक्टोपस की संख्या आपको पता चल जाएगी 9। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखे आपने 9, यहाँ पर उत्तर भी आ गया है। तो मछली घर में 9 ऑक्टोपस हैं। इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप वन टाइम में इसको हल कर लें, आपको पहाड़ा नहीं आ रहा है तो आप इसको शॉर्ट टर्म में भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यही यहाँ पर ये चीज सिखाई गई है। अब प्रश्न है, एक खेल की दुकान में 4 शटलकॉक एक बड़े डिब्बे में रखी जाती हैं। दुकान में कुल 50 शटलकॉक हैं। उन्हें रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? क्या सभी शटलकॉक डिब्बों में रखी जा सकती हैं? कितनी शटलकॉक शेष हैं? अब देखिएगा यहां पे आप देख रहे हैं कुल शटलकॉक कितनी? 50, और एक डिब्बे में शटलकॉक कितनी? 4 रखी जा सकती हैं। तो यहां पर भाग करने पर 50 में आप 4 का भाग देते हैं तो टोटल आपको यहां पर जो है, यहां पे एक डिब्बे में जो शटलकॉक 4 है, तो आपको यहां पर जो है कितनी शटलकॉक शेष हैं ये आपको पता करना है। और क्या सभी शटलकॉक डिब्बे में रखी जा सकती? नहीं रखी जा सकती। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप भाग देते हैं तो 12 आता है और शेष फल में 2 बचता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं इसको हल करके बताता हूं कि जो यहाँ पे उत्तर यहाँ पर 48 आया, 48 में से आप 50 को हटाते हैं तो 2 शेष फल बचता है। तो 12 डिब्बों की आवश्यकता होगी और 2 शटलकॉक शेष रहेंगे। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए कुल शटलकॉक कितनी है? 50 है। कितनी है? 50। और एक डिब्बे में कितनी आती हैं? 4। कितनी आती हैं? 4। हमें डिब्बों की संख्या पता करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिएगा ये 4 का भाग दे रहे हैं, ठीक, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक ना। अब चूंकि हमको और सरल तरीके से करना है तो 4 धाम 40, 4 धाम 40 मतलब 10 डिब्बों में 40 शटलकॉक आएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 10 जो है शटलकॉक बच गई, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 डिब्बे में 8 शटलकॉक आएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच गई 2, ठीक है ना। तो टोटल डिब्बों की संख्या यहाँ पे हो गई 12 और यहाँ पर 2 शेष जो है शटलकॉक यहाँ पर बच रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा कि 12 डिब्बों की आवश्यकता होगी, 2 शटलकॉक शेष बचेंगे। इस प्रकार से आप हल करके भी इसको कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको तोड़ के शिफ्ट में हल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको पता है इसको आप एक साथ भी हल कर सकते थे, है ना। 12 चौके 48 सीधे सीधे आप 12 लिख सकते थे, और यहाँ पे नहीं, मैंने 4 धाम 40 मतलब 10 डिब्बों में 40 यहाँ पर शटलकॉक आएंगी, फिर यहाँ पे 10 शटलकॉक शेष बच गई, तो 4 दूनी 8, 2 डिब्बों में 8 शटलकॉक आएंगी, फिर 10 में से 8 को घटा दिया, 2 शटलकॉक फिर यहाँ पे शेष बच गई और 12 डिब्बों की संख्या आपको पता लग गई। इस प्रकार से सवाल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे। रकुल चाची आगामी पर्वों को देखते हुए अपने खेत के एक भाग का उपयोग फूलों के बगीचे उगाने या फूलों के पौधे उगाने के लिए करती हैं। उन्होंने 75 गुलाब के पौधे लगाए, प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधे हैं। उन्होंने कुल कितनी पंक्तियों में पौधे लगाए? अब यहाँ पर हमको पता करना है कि कुल कितनी पंक्तियों में पौधे लगाए। तो यहाँ पर पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या पता है कि उन्होंने 75 गुलाब के पौधे लगाए,
और प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधे हैं, तो उन्होंने कुल कितनी पंक्तियों में पौधे लगाए। तो हम 75 में क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, तो हमें कुल जो पंक्तियों की संख्या है वो पता हमें लग जाएगी। देखिएगा, कुल पौधे 75 हैं। सवाल को हल करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पंक्ति में पौधे कितने हैं, 5 हैं। तो कुल पंक्तियों में हमको पता करना है, कुल पंक्ति हमको पता करना है, तो 75 में हमको 5 का भाग देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 पंक्तियां हमें पता चल जाती हैं। उन्होंने कुल जो है 45 पंक्तियों में पौधे लगाए। अब यहाँ पे 15 आना चाहिए, 45 लिख गया है, ठीक है ना। एक मिनट, अब हम क्या करते हैं कि 75 में हम 5 का भाग देते हैं। तो 75 जो संख्या है वो कुल पौधों की संख्या है, ठीक है ना। अब हमको पता है कि एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 5 हैं। तो 5 का हम भाग देंगे तो हमें कुल पंक्तियों की संख्या पता लग जाएगी। अब हम देखिएगा शिफ्ट में भाग देते हैं, 5 धाम 50, मतलब 10 पंक्तियों में कितने पौधे हैं, 50 हैं। तो 75 पौधे में से हम 50 को कम करेंगे, तो यहाँ से ये 5 में से 0 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। कितने पौधे बचे, 25। अब यहाँ पे 5 25 कितने बार में भाग गया, 5 बार में। तो अब यहाँ पे 5 पंक्तियों में 25 पौधे होंगे। अब 25 में से 25 घटाए 0 आया। टोटल यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 10 5 15। इस प्रकार से उन्होंने कुल 15 पंक्तियों में पौधे लगाए। ऐसे सवाल को आप हल कर लेंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित समस्याओं के लिए स्वयं से कहानियां बनाइए और हल कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक है 70 में आपको 5 का भाग देना है, उत्तर आपका 14 आएगा। तो इसके लिए हम कहानी बनाते हैं कि 70 मोमबत्तियां हैं, 5 पैकेटों में बराबर रखी गई हैं और हर पैकेट में कितनी मोमबत्ती होगी ये हमको पता करना है। चलिएगा, तो हम क्या करेंगे, 70 में हम 5 का भाग देंगे। चलिए सरल तरीके से, ठीक है ना। अब ये 70 क्या है, ये मोमबत्तियां हैं। अब इसमें हम 5 पैकेटों की संख्या का भाग देंगे, तो हर पैकेट में कितनी मोमबत्ती हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने देखिएगा, यहां पर हमने सीधे 5 धाम 50, 5 धाम 50। तो अब देखिएगा, अब हम 70 में से 50 को हटाएंगे तो कितना आएगा, यहां पर 20 बचेगा और 5 को 20, फिर हम यहाँ 20 में से 20 कम कर दिए, तो ये 0 0 हो गया। अब यहाँ पर आपको टोटल जो है हर पैकेट में कितनी होंगी, तो यहाँ पर 10 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 14 होंगी। इस प्रकार से 70 मोमबत्तियां थी, 5 पैकेट में बराबर रखी गई हैं, तो हर पैकेट में कितनी मोमबत्ती होंगी। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस सवाल को हल करते हुए हमने यहाँ पर फाइनली जो है हर पैकेट में कितनी मोमबत्ती होगी वो हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया। अब प्रश्न क्रमांक 84 भागित 7 बराबर 12। इसके लिए कहानी बनाएंगे। 84 बच्चों को 7 टीमों में बराबर बांटा गया, तो एक टीम में कितने बच्चे होंगे। तो एक टीम में कितने बच्चे होंगे, तो 84 में आप 7 का भाग दे दीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये लीजिए, 7 का भाग देंगे। चलो सरल तरीके से देते हैं, 7 छिंग 42 लीजिए, 84 में से आप 42 को कम कर दीजिए, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर ये 4, फिर से 7 छिंग 42, इस प्रकार से ये सरल तरीके से बता रहा हूं, ये 0। तो फाइनली यहाँ पर अब यहाँ पे 6 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा। आपको फाइनली ये पता लग गया कि एक टीम में कितने बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे, ठीक है। आप 84 बच्चों में 7 का भाग देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक टीम में कितने बच्चे होंगे, 12, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक ख कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक ग, 69 में 3 का भाग देना है आपको, उत्तर आएगा 23। कहानी बनाना है, 69 को 3 भाई बहनों में बराबर बांटा गया, तो हर एक को कितने मिले, मतलब 69 रुपए को, 69 मतलब 69 रुपए को 3 भाई बहनों में बराबर बांटा गया, तो हर एक को कितने रुपए मिले। तो ये कैसे पता करेंगे हम, 69 में हम 3 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। देखिएगा, अब इसमें देखिएगा, तो 3 दूनी 6। अब देखिएगा जैसे सवाल को हल करते वैसे, तो यहाँ 0 आया, उतारे 9, 3 तिया 9, फिर 9 में से आपने 9 घटाया 0, तो आपको पता चल गया हर एक को कितने रुपए मिले, 23 रुपए मिले। उत्तर पहले से लिखा हुआ था। चलिएगा, अगला प्रश्न है घ, 93 में आपको 6 का भाग देना है और
उत्तर आएगा 15 और शेषफल रहेगा 3। तो 93 कापियों को 6 बक्सों में भरना है, तो एक बक्से में कितनी कापी आएंगी? चलिएगा, तो आप 93 में 6 का भाग दे दीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तो 6 एकम 6, फिर आपने यहां से घटाया तो यहां 3 आया, भाग नहीं जाएगा ना, तो फिर आप फिर यहां से 3 उतारेंगे, तो 6 पंचे होता है 30। तो इस प्रकार से यहां से 33 में से 30 कम करेंगे, 33 में से 30 कम करेंगे तो यहाँ पे जो है 3 शेष आ जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पे जो कापियां हैं वो शेष रहेंगी। और तो एक बक्से में कितनी कापियां आएंगी? एक बक्से में 15 कापियां आएंगी, 3 शेष रहेंगी। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे। 100 के गुणज, 100 मोटरसाइकिलें हैं और प्रत्येक पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। लो जी, ये 100 मोटरसाइकिल हैं और प्रत्येक पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर इस चित्र में बताया भी गया है। तो कुल व्यक्ति कितने होंगे? अब इसमें देखिएगा गुणा करने का जो तरीका होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सीधे हम 0 में गुणा करते हैं तो 0 0 होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 का गुणा हमने शून्य में किए, इकाई वाले में शून्य, 2 का गुणा फिर हमने दहाई वाले शून्य में किए तो शून्य, और 2 का गुणा हमने फिर 1 में करे तो 2 एकम 2। कितने? 200 व्यक्ति हैं। 200 मोटरसाइकिलें हैं और प्रत्येक पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे? अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस प्रकार से इसका दोगुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 होंगे। कितने होंगे? 400। इसका गुणा कर देंगे आप। आपने कैसे पता किया? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 200 गुणा 2, तो यहाँ पर 2 का गुणा शून्य में शून्य, 2 का गुणा शून्य में शून्य, और 2 दूनी 4, गणितीय रूप से, ठीक है ना। 100 कारें हैं और प्रत्येक कार में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे? तो 100 का गुणा यहाँ पे 4 में करेंगे तो शून्य में गुणा करे आपने 4 में, इकाई वाले में तो शून्य आया, फिर 4 का गुणा आपने ये वाले शून्य में करे तो शून्य आया, ठीक है ना। फिर 4 का गुणा आपने 1 में किया तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर 400 व्यक्ति, ठीक है ना। अगला सवाल है, 500 कारें हैं और प्रत्येक कार में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो कुल व्यक्ति कितने बैठेंगे? तो यहाँ पे हमने लिखा 2000। कितना लिखा है यहाँ पर? 2000। आपने यह कैसे पता लगाया? गणितीय रूप से। हमने यहाँ पर 500 में क्या करा, 4 का गुणा किया, तो यहाँ पर 4 का गुणा इकाई वाले शून्य में करेंगे तो शून्य आएगा, 4 का गुणा फिर दहाई वाले शून्य में करेंगे तो शून्य आएगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 को 20 होता है। इस प्रकार से हमने गणितीय रूप से हल कर लिया। ठीक, अब प्रत्येक कार में 4 व्यक्ति बैठे हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब 100 के गुणजों को गुणा करने पर आपने क्या अवलोकन किया? तो हमने ये किया अवलोकन कि 100 में गुणज का जब गुणा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सैकड़ा का जो अंक है उसमें गुणा करने पे वो संख्या को हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद में जितने शून्य इकाई व दहाई के हैं उनको हम यहाँ पर लगा देते हैं। यही चीज हमने यहाँ पे पाया है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे गुणा करना है। देखिएगा 500 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है, हम सीधे सीधे 5 को 20 यहाँ पे लिख दिए, 5 को 20, और ये 2 शून्य हमने यहाँ पर इस प्रकार से ये यहाँ पे लिख दिए। तो यही हमको यहाँ पर अवलोकन लग रहा है कि यहाँ पर 100 के गुणज में किसी भी संख्या का गुणा करने पे बहुत ही सरलीकरण कर से, मतलब बहुत ही सरल तरीके से हम जो है यहाँ पर उत्तर हम प्राप्त कर लेते हैं। अब 100 में हमको 4 का गुणा करना है तो सीधे हम यहाँ 2 शून्य को नहीं देखेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ पर 2 शून्य है तो सीधे हम 2 शून्य लगा देंगे। तो 100 के गुणज में किसी भी संख्या का गुणा करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। 5 को 20, 5 को 20। अब यहाँ पे देखिएगा 5 को 20, 20 लिखा और फिर यहाँ पर हमने शून्य लगा दिया। इस प्रकार से यहाँ पे ये 200 उत्तर हमें प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज में। प्रतिरूप मतलब पैटर्न का अवलोकन कीजिए और उत्तर पूरा कीजिए। लीजिए यहाँ पे भी एक पैटर्न है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 एकम 3, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा 3 एकम 3, मगर यहाँ पर शून्य है तो यहाँ शून्य लगा दिए। 3 एकम 3 सीधे यहाँ पे हमने सीधे दहाई के अंक में गुणा करे 3 का, यहाँ पर इकाई में करे और यहाँ पे सैकड़ा में कर रहे हैं। 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 शून्य है तो ये 2 शून्य लगा दिए। ये चीज हो रही है, पैटर्न है ये भी। 2 तिया 6, अब यहाँ पे सीधे मैं दहाई में गुणा करूंगा, यहाँ पे इकाई में किया, या 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब 3 दूनी 6 यहाँ पे भी, मगर यहाँ पर
इकाई में शून्य है, 3 दूनी 6, मगर यहाँ पर इकाई दहाई में शून्य है। ये लीजिए, ये एक पैटर्न है, ठीक है ना। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर 12 लिखा, मगर इकाई में शून्य है, शून्य लगा दिया। 3 चौके 12, इकाई और दहाई में शून्य है। इस प्रकार से मैं इस सवाल को एक पैटर्न के तौर पे हल कर रहा हूं। 4 दूनी 8, मैंने 4 का गुणा इकाई में किया, 4 का गुणा मैं दहाई में कर रहा हूं। 4 दूनी 8 और इकाई में शून्य है, तो मैंने यहाँ पे भी शून्य लगा दिया, ठीक। फिर यहाँ पे मैं सैकड़ा में जो 2 है, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे इकाई में भी शून्य और दहाई में भी शून्य, संख्या मुझे प्राप्त हो गई। 2 चौके 8, फिर मैंने यहाँ पर इकाई में गुणा किया 2 का, तो 8 आया। अब मैं दहाई में 2 चौके 8, इकाई में शून्य है, 2 चौके 8, इकाई और दहाई में शून्य है, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे 1 का गुणा 8 में करूंगा तो 8 ही आएगा। अब 1 का गुणा 8 में करूंगा दहाई में, तो ये 8 ही आएगा और यहाँ इकाई में शून्य है। 1 का गुणा मैं यहाँ पर सैकड़ा में करूंगा तो यहाँ पे 8 ही आएगा। 1 का गुणा मैंने सैकड़ा में किया, मतलब 8 सैकड़ा में, तो 8 ही आया। और ये इकाई में शून्य, दहाई में शून्य, ये पैटर्न है, ठीक है ना। इस प्रकार से बड़े सवाल जो है, आप 100 के गुणज में यदि किसी संख्या का गुणा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 का गुणा सीधे दाएं में, 4 तिया 12 और इकाई में शून्य है, तो मैंने यहाँ पे शून्य लगा दिया, एक शून्य। तो 4 तिया 12 फिर लिखा, इकाई और दहाई में शून्य है, तो मैंने इकाई दहाई में शून्य लगा दिया। 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर यहाँ पे मैंने 5 तिया 15 लिखा, मगर इकाई में शून्य है, तो यहाँ भी शून्य लगा दिया। 5 तिया 15, इकाई और दहाई में शून्य है, तो मैंने इकाई और दहाई में शून्य लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे 9 तिया 9 कम 9, 9 दिन 18, 9 तिया 27, ये लीजिए 9 का गुणा दहाई के अंक में किया तो 9 तिया 27 ही लिखा, फिर इकाई में शून्य है तो शून्य लगा दिया। 9 तिया 27 सैकड़ा में है, तो यहाँ पे मैंने 27 लिखा और इकाई और दहाई के जो 2 जीरो हैं, फिर यहाँ पे मैंने उतार दिया। इस प्रकार से आप जो है एक पैटर्न के तौर पे आपने देखा कि 100 के गुणज में किस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। चलिएगा, और अधिक गुणन, तो भारत के छोटे शहरों में चलने वाले विद्युत चालित ऑटो रिक्शा एक साथ 8 यात्रियों को ले जा सकते हैं। ऐसे 125 ऑटो रिक्शा में एक बार में कुल कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 100 ऑटो रिक्शा हैं और उसमें प्रत्येक ऑटो रिक्शा में 8 यात्री बैठे हुए हैं। इधर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 20 ऑटो रिक्शा है, इसमें 8-8 यात्री बैठे हुए हैं। यहाँ 5 ऑटो रिक्शा है और यहाँ पर 8 यात्री बैठे हुए हैं। यात्रियों की कुल संख्या क्या है, तो 125 में आप 8 का गुणा करते हैं तो आपको संख्या पता लग जाती है, ठीक है ना। मगर 100 ऑटो में जिनमें प्रत्येक में 8 यात्री हैं, तो कुल 100 गुणा 8, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का गुणा सीधे सैकड़ा वाले अंक में करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 8 और 2 शून्य है, तो इस प्रकार से लगा दिया, तो ये 800 यात्री हमें पता लग गए। 100 में यहाँ पर देखिए प्रत्येक टेम्पो में कितने यात्री बैठे हैं, 8, तो यहाँ पे ये 125 को तोड़ा हमने, तो यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं आप 100 के इसमें तोड़ा, यहाँ पे 10 के भाग में तोड़ा, तो 100, फिर यहाँ 20 और यहाँ पर 5, तो 100 में आपने 8 का गुणा किया तो यहाँ पर ये 800 यात्री आपको ये पता लग गए। फिर 20 ऑटो हैं जिनमें प्रत्येक में 8 यात्री बैठे हैं, तो 8 दूनी 16 और यहाँ पर शून्य, तो 8 दूनी 16 तो 160, तो 20 में आपने 8 का गुणा किया तो 160 आ गया। 5 ऑटो हैं जिनमें प्रत्येक में 8 यात्री हैं, तो कुल 8 पंचे 40, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ये 40 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 पंचे 40, तो मतलब 5 ऑटो रिक्शा में 40 यात्री हैं। टोटल कितने हो गए, जोड़े तो 1000, तो 125 ऑटो हैं जिनमें प्रत्येक में 8 यात्री हैं, तो कुल अब इस प्रकार से सबसे पहले जो है 100 ऑटो रिक्शा में 800 यात्री थे, 20 ऑटो रिक्शा में 160 और 5 ऑटो रिक्शा में 40, इस प्रकार से टोटल जो है 1000 यहाँ पे यात्री हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, कहलू और राबिया कुम्हार हैं, वो रेल यात्रियों के लिए कुल्हड़ मतलब मिट्टी के प्याले बनाते हैं। वे एक डिब्बे में 6 कुल्हड़ रखते हैं और उन्होंने वितरण के लिए 174 डिब्बे तैयार किए हैं।
उन्होंने कुल कितने कुल्हड़ बनाए? तो कुल कुल्हड़ों की संख्या। अब देखिए, अब इसको बड़े ध्यान से समझिए। अब टोटल 174 डिब्बे हैं। अब 174 डिब्बों को हमने तोड़ा, पहले 100 डिब्बे, फिर 70, और फिर यहां पे आपने देखा ये 4 डिब्बे। और यहां पर आपको बताया गया है कि एक डिब्बे में 6 कुल्हड़ हैं, एक डिब्बे में 6 कुल्हड़ हैं। अब यहां पे देखिएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो एक डिब्बे में 6 कुल्हड़ हैं, तो 100 डिब्बे में कितने कुल्हड़ होंगे? तो 6 एकम 6, और यहां पर 2 शून्य लगा देंगे तो 600। यहां पर जो है कुल्हड़ की संख्या जो है हमको यहां पे पता लग गई 100 डिब्बे में। फिर यहां पर 70 डिब्बे हैं, यहां पर 70 डिब्बे हैं, तो 70 डिब्बे में हमको यहां पर कुल्हड़ की संख्या पता करना है। तो यहां पर 6 7 42, और यहां पर ये शून्य, तो 420। 70 डिब्बे में 420 कुल्हड़ है। अब यहां पर बचे 4 डिब्बे, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, ठीक है ना। इस प्रकार से तो 4 डिब्बे में 24 कुल्हड़ हैं। अब इसको जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इकाई में, दहाई में देखते हैं यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे सैकड़ा में देखते हैं, ये 6 और ये 4, ये 10 हो गया, तो 1044। तो फाइनली यहाँ पर कुल कुल्हड़ों की संख्या कितनी है? 1044। इस प्रकार से 100 डिब्बे हैं और प्रत्येक में 6 कुल्हड़ हैं, ये वाली लाइन है। 70 डिब्बे हैं और प्रत्येक में 6 कुल्हड़ हैं, यह लाइन हो गई। 4 डिब्बे हैं और प्रत्येक में 6 कुल्हड़ हैं, तो कुल कुल्हड़ की संख्या आपको पता लग गई 1044। चलिए आगे चलते हैं, आइए हल करते हैं। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। सर्वोदय बालिका विद्यालय ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के सत्र के पहले दिन 2 पेंसिलें देने का निर्णय किया। विद्यालय में कुल 465 विद्यार्थी हैं। विद्यालय को कितनी पेंसिलें खरीदने की आवश्यकता है? अब यहाँ पे एक विद्यार्थी को 2 पेंसिल देने का निर्णय किया गया है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी 465 हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को दी जाने वाली पेंसिलें 2 हैं, तो कुल पेंसिलें जो खरीदनी है तो 465 गुणा 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 400 विद्यार्थियों के लिए पेंसिल, 400 गुणा 2, तो यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 शून्य यहाँ लगा दिए, तो 400 विद्यार्थी के लिए कितनी पेंसिल है? 800। 60 विद्यार्थियों के लिए पेंसिल है, तो 465 को यहाँ तोड़े हमने, 400 60 और यहाँ पे 5, तो 60 विद्यार्थियों के लिए पेंसिल है, 60 गुणा 2, तो 2 छिंग 12 और ये शून्य को यहाँ लगा दिए, तो 120 है ना। तो ये 120, 60 विद्यार्थियों के लिए कितनी पेंसिल है? 120। अब 5 विद्यार्थियों के लिए पेंसिल है, तो यहाँ पर 2 पंचे 10, तो 5 विद्यार्थियों के लिए कितनी पेंसिल है? 10। तो कुल योग करेंगे 800, 120 और 10, तो टोटल यहाँ पर 930 पेंसिलें। उत्तर लिखेंगे विद्यालय को 930 पेंसिलें खरीदने की आवश्यकता है। प्रश्न क्रमांक 2, एक विद्यालय में 234 विद्यार्थियों ने विद्यालय उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने इस उत्सव के आयोजन के लिए 5 रुपए का योगदान किया। उन्होंने कुल कितने रुपए एकत्रित किए? तो कुल विद्यार्थी 234 हैं। हल करते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान 5 रुपए है, तो कुल एकत्रित जो राशि है 234 गुणा 5 है। तो इसे आसान तरीके से हल करने के लिए हम संख्या को तोड़ सकते हैं। कौन सी संख्या को? 234 को 230 और 4 के रूप में। तो 200 विद्यार्थियों के लिए योगदान राशि 200 में हमने 5 रुपए का गुणा किया, तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 2 शून्य यहाँ लगा दिए, तो 1000 रुपए आ गया। तो 200 विद्यार्थियों के लिए योगदान राशि कितनी आई? यहाँ पे 1000 रुपए आई, ठीक है ना। 30 विद्यार्थियों के लिए योगदान जो है 30 में आप 5 रुपए का गुणा करेंगे, तो 5 तिया 15 और 1 शून्य लगा दिया, तो 150 रुपए मतलब 150 रुपए। 4 विद्यार्थियों के लिए योगदान 4 गुणा 5, तो 5 को 20, तो 20 रुपए। इस प्रकार से 1000, 150 और 20, तो 1170 रुपए जो है एकत्रित किए गए, ठीक है ना।